हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब से ये चैनल बना है और जब से मैंने लीडरशिप और मोटिवेशन की थ्योरीज पढ़ाई है, एक टॉपिक जो पिछले कई बार लोगों ने कमेंट सेक्शन में डाला है वो यही टॉपिक है, दैट्स कॉल्ड व्रूम-येटन डिसीजन मेकिंग मॉडल। आप में से काफी लोगों ने कहा कि इसका जो डिसीजन ट्री है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, मॉडल काफी कॉम्प्लेक्स है, समझ नहीं आता। तो मैंने सोचा कि आज आपके लिए ये मॉडल हम आसान बनाएंगे, इसको जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको समझा सकता हूं। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। सो लेट अस बिगिन द व्रूम-येटन जागो डिसीजन मेकिंग मॉडल। Let's begin with a simple decision dilemma that as a manager you need to make so many decisions। हम सबको ये पता है कि अगर हम किसी भी लेवल पे मैनेजर हैं या किसी भी जगह पर मैनेजरियल पोजीशन पे काम कर रहे हैं तो वी नीड टू टेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस एट डिफरेंट लेवल्स। दीज डिसीजंस कुड बी रियली कॉम्प्लेक्स एट सम टाइम्स। अब कई बार क्या होता है कि हम अपने डिसीजंस को अपने लेवल पे ही ले लेते हैं। अगर हमें लगता है कि हम वी आर कैपेबल इनफ टू टेक आवर ओन डिसीजंस तो हम उसको अपने लेवल पे ले लेते हैं बिना किसी से डिस्कस किए हुए। सो इन दैट सिचुएशन आप काफी ऑटोक्रेटिक बन जाते हैं बिकॉज आपने अपने लेवल पे डिसीजन ले लिया बिना किसी से पूछे हुए। ऑन द अदर साइड कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे टीम के साथ डिस्कस करके उसके बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं, लेकिन इस काम को करने में काफी टाइम लग जाता है और आप में कई बार कंसेंस भी नहीं बनता, किसी ना किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू डिसीजन। सो दैट मीन्स कि जो मेजर क्वेश्चन है, ये जो बिग क्वेश्चन है वो ये है हाउ टू मेक डिसीजंस, कि आखिरकार हम डिसीजंस को कैसे बनाएं। क्योंकि अगर हम अकेले लेते हैं तो ऑटोक्रेटिक हो जाते हैं, अगर पार्टिसिपेटिव कराते हैं तो डिसीजन में टाइम बहुत लग जाता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए व्रूम और येटन ने मिलकर एक मॉडल डेवलप किया था जिसको हम डिसीजन मेकिंग मॉडल कहते हैं, जिसमें बाद में जागो ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया। So let's have a basic understanding of the model and its purpose. The model was originally developed by Victor Vroom and फिलिप येटन और विक्टर व्रूम ने मिलकर 1973 में एक बुक पब्लिश की थी, दैट वाज कॉल्ड लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। और उस बुक में आपको ये मॉडल मिल जाएगा, जिसको बाद में व्रूम ने और जागो ने मिलकर इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया था। बट हम आज ओरिजिनल मॉडल के बारे में बात करेंगे। अब इसका पर्पस क्या था, ये मॉडल क्यों बनाया गया? बिकॉज टू आइडेंटिफाई द बेस्ट डिसीजन मेकिंग अप्रोच। ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग को करने के लिए हमें कोई ना कोई अप्रोच तो फॉलो करनी पड़ेगी ना, तो वो अप्रोच कौन सी होनी चाहिए, कौन से अप्रोच को हम बेस्ट माने, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपने ये मॉडल बनाया। प्लस आपको लीडरशिप को भी कंसिडर करना पड़ेगा, लीडरशिप स्टाइल को कंसिडर करना पड़ेगा एंड करंट सिचुएशन। तो बेसिकली दो चीजें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड लीडरशिप स्टाइल। इन दोनों चीजों पर हमारा खास ध्यान रहेगा क्योंकि व्रूम-येटन के मॉडल में ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीडरशिप का स्टाइल क्या है एंड हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हमारा करंट सिचुएशन क्या है। ये सिचुएशनल बेस्ड डिसीजन मेकिंग मॉडल है, इस बात का ध्यान रखें। इट अलाउज यू टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी इन ऑर्डर टू प्रोसेस दैट माइट अदरवाइज फील इंडिविजुअलिस्टिक एंड इंस्टिंक्टिव। अब ये जो सबसे अच्छी बात है इस मॉडल की कि ये मॉडल आपकी कंसिस्टेंसी लाने में आसानी देता है, आपको ऑप्शंस क्रिएट करके देता है कि एग्जैक्टली आपको करना क्या चाहिए, किस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। मोर इंपॉर्टेंटली ये मॉडल आपको हेल्प करता है एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में एट टाइम्स एट वेल एज एट इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग स्टाइल, दोनों सिचुएशन को ये सपोर्ट करता है। मोर इंपॉर्टेंटली ये मॉडल एक बेसिकली एक फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में रन करता है जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलता है कि एग्जैक्टली हमें किस सिचुएशन में क्या करना है। इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन डिटरमाइनिंग द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ रीचिंग टू द डिसीजन। मतलब किसी भी डिसीजन तक पहुंचने के बहुत रास्ते हो सकते हैं, आप ऐसे जा सकते हैं, आप ऐसे जा सकते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, तो बहुत तरीके से हम वहां पहुंच सकते हैं। बट उसमें से जो सबसे इफेक्टिव रास्ता होगा वो कौन सा होगा वो आपको इस मॉडल से पता चल जाता है। तो ये कुछ पर्पसेस हैं इस मॉडल के। लेट्स टॉक अबाउट द मॉडल एप्लीकेशन। मॉडल के एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नो सिंगल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फिट्स एवरी सिनेरियो। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, वन साइज डजंट फिट्स इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में एक ही जूते सबको आ जाएंगे जरूरी नहीं है, और इसी का रीजन यहाँ पर यह भी है कि जो डिसीजन मेकिंग आप ले रहे हो, कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो वो हर सिनेरियो में फिट हो जाए जरूरी नहीं है। मैंने एक सिनेरियो में कोई डिसीजन लिया, जरूरी नहीं है कि वो वाई सिनेरियो पे भी एप्लीकेबल हो। तो हमें सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजंस को लेना पड़ता है। इंस्टेंट व्रूम ऑफर्स अ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेस एंड डायरेक्ट्स यू टुवर्ड्स द बेस्ट वन फॉर योर सिचुएशन। बेसिकली व्रूम और येटन ने मिलकर अपने मॉडल में बहुत सारे प्रोसेसेस और बहुत सारे सिचुएशंस क्रिएट किए और उस सिचुएशंस के थ्रू आपको डायरेक्शन मिल जाती है कि हमारे सिचुएशन में कौन सा बेस्ट सूट करेगा। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। अगर आपको किसी डिसीजन में स्पीड की रिक्वायरमेंट है, जल्दी से डिसीजन लेना है, तो उस सिचुएशन में ऑब्वियसली आप लोगों से कंसल्ट करने नहीं जाएंगे, आप अपने लेवल पे डिसीजन ले लेंगे एंड दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेटिक। ऑन द अदर साइड कई बार आपको स्पीड का कोई इशू नहीं है,
कई बार स्पीड का कोई इशू नहीं है, दैट मीन्स आप आराम से पार्टिसिपेट करा सकते हैं, लोगों से कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे आइडियाज ले सकते हैं और उसके बेस पर आप डिसीजंस को ले सकते हैं। तो ये दोनों सिचुएशन अलग है और इसी वजह से इनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी अलग है। अब ये जो पूरा मॉडल है ये 3 फैक्टर मतलब 3 तरह की सिचुएशंस पे डिपेंडेंट है। जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज कॉल्ड द डिसीजन क्वालिटी। डिसीजन क्वालिटी का मतलब क्या है कि जो डिसीजन हम लेने जा रहे हैं उसकी क्वालिटी किस तरह की है। क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि डिसीजन को लेते समय आपके पास रिसोर्सेज किस तरह के हैं। रिसोर्सेज का मतलब हाउ मेनी पीपल डू यू हैव, हाउ मच टाइम यू हैव, हाउ मच इंफॉर्मेशन यू नीड और हाउ मच इंफॉर्मेशन यू हैव, बिकॉज ये सभी चीजों से हाई क्वालिटी डिसीजन का कनेक्शन है। सो दैट मीन्स कि कोई भी डिसीजन हम ले रहे हैं उसमें हमारे पास रिसोर्सेज किस तरह के अवेलेबल हैं, वो सबसे पहला फैक्टर आ जाता है कि आपके जो डिसीजंस होते हैं, जो डिसीजन की क्वालिटी होती है वो हमेशा रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होती है। जो सेकंड फैक्टर इन्होंने बताया दैट इज कॉल्ड टीम कमिटमेंट। टीम कमिटमेंट का मतलब ये है कि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो उसका इंपैक्ट आपकी टीम पे कितना पड़ेगा। अगर तो आपकी टीम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा है तो ऑब्वियसली उनको इन्वॉल्व करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बट ऑन द अदर साइड अगर उन पर इंपैक्ट पड़ने वाला है सो इन दैट सिचुएशन आपको कोलैबोरेटिव प्रोसेस से जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी पर इंपैक्ट होने वाला है तो उनसे तो एक बार पूछेंगे ना कि भाई इस डिसीजन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और ऑब्वियसली उनसे पूछने के बाद जो डिसीजन की क्वालिटी होगी वो इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि वो आपको अपना एस्पेक्ट बता पाएंगे, अपना पर्सपेक्टिव बता पाएंगे फॉर दैट पर्टिकुलर डिसीजन। और जो तीसरी चीज है दैट इज योर टाइम कंस्ट्रेंट, कि ऑब्वियसली आपके पास टाइम कितना है। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप किसी को भी इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, उतना टाइम आपके पास है ही नहीं कि आप लोगों से डिस्कस कर सके, कंसल्ट कर सकें। ऑन द अदर साइड जब आपके पास टाइम है तो आप रिसर्च कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को और ज्यादा कलेक्ट कर सकते हैं, प्लस लोगों से पार्टिसिपेट करा सकते हैं इन दीज डिसीजन मेकिंग। तो बेसिकली ये तीनों चीजें इस मॉडल को डिटरमाइन करती हैं, तीनों फैक्टर्स पे आपका मॉडल डिपेंडेंट है। इसके अलावा जो सेकंड थिंग थी जो मैंने आपको मॉडल के स्टार्ट में बताया था वो था इसका लीडरशिप स्टाइल। मैंने इनिशियली आपसे कहा था कि लीडरशिप स्टाइल का भी बहुत ज्यादा रोल है, तो देखते हैं कि व्रूम रिटर्न में कौन कौन से लीडरशिप स्टाइल के बारे में बात की। उन्होंने इसको कोडिंग दी थी, जैसे यहां पर ऑटोक्रेटिक का पहला कोड है A1। A1 का मतलब क्या है, यू यूज द इंफॉर्मेशन यू ऑलरेडी हैव टू मेक द डिसीजन विदाउट रिक्वायरिंग एनी फर्दर इनपुट फ्रॉम योर टीम। ऑटोक्रेटिक A1 का मतलब है पूरा ऑटोक्रेटिक, और कोड्स याद रखेंगे आगे जब हम इसका फ्लो चार्ट समझेंगे वहां पर आपको कोड्स बहुत काम आने जा रहे हैं। तो A1 का मतलब कंप्लीट ऑटोक्रेटिक, आप किसी से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांगते, किसी से कोई रिसोर्सेज नहीं मांगते, आप अपने लेवल पे जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं। सेकंड इज कॉल्ड ऑटोक्रेटिक विच इज अगेन A2। ऑटोक्रेटिक तो नाम है लेकिन कोड चेंज हो जाता है, कोड हो जाता है A2। अब यहाँ पे क्या होता है, आप अपनी टीम से कंसल्ट करते हैं, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो आप ले लेते हैं और फिर अपने फाइनल डिसीजन को ले लेते हैं। मतलब यहाँ पर भी डिसीजन आप ही लेते हैं लेकिन कंसल्टिव होता है, थोड़ा सा आप कंसल्ट करते हो, थोड़ा जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो ले लेते हैं। तो ऑटोक्रेटिक में 2 कोड्स हो गए A1 और A2। देन कम्स योर कंसल्टेटिव C1। अब कंसल्टेटिव में हमारा जो फर्स्ट है दैट इज C1 कैटेगरी। C1 का मतलब यहां पर क्या है कि यू इन्फॉर्म योर टीम ऑफ द सिचुएशन, आस्क फॉर द मेंबर्स ओपिनियन इंडिविजुअली, बट यू डोंट ब्रिंग द पीपल टुगेदर फॉर डिस्कशन फॉर टेकिंग द फाइनल डिसीजन। मतलब आपके टीम में अगर 5 लोग हैं तो इन 5 लोगों को आप इंडिविजुअली बुलाकर इनके इनपुट्स को ले लेते हैं, लेकिन 5 लोगों को इकट्ठे कभी नहीं बैठाते, मतलब उनका ग्रुप डिसीजन मेकिंग कभी नहीं कराते, क्योंकि आपको लगता है अगर इनको इकट्ठे बैठाएंगे तो शायद लड़ाई हो जाए, शायद उनकी आपस में ना बनती हो, कई इश्यूज आ सकते हैं। अदरवाइज जो सेकंड इसमें कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड कंसल्टेटिव C2। अगेन इसमें C2 कैटेगरी आ जाता है। अब यहां पे क्या होता है, आप पूरी टीम को इकट्ठे बैठाते हैं, वो आपस में डिस्कशन करते हैं, ग्रुप डिस्कशन होने के बाद फाइनली जो है वो एक दूसरे के सजेशन के बेस पर आप फाइनल डिसीजन को लेते हैं। तो अगेन कंसल्टेटिव में भी आपके 2 कैटेगरीज बन गई, दैट इज C1 और C2। और जो लास्ट कैटेगरी है दैट इज कोलैबोरेटिव, जिसको हम G2 से डिनोट करते हैं, G2। अब कोलैबोरेटिव क्या है कि यहां पर पूरी टीम इकट्ठे काम करती है, पूरा कंसेंसस लिया जाता है, सभी लोगों को जब तक एग्री ना कर जाए तब तक फाइनल डिसीजन नहीं लिया जाता। आपका जो रोल होता है एज अ लीडर बस फैसिलिटेट करना होता है, बिकॉज जो टीम मेंबर्स होते हैं वो खुद ही अपने लेवल पर डिसीजन तक पहुंच सकते हैं। तो ये कंप्लीटली लेसेस फेयर काइंड ऑफ स्टाइल है कि आप लोगों पे छोड़ देते हैं, अपने लेवल पे जो डिसीजन सही लगता है वो ले लो। तो ये हमारे पास 5 कैटेगरी हो गई, A1, A2, C1, C2 और G2। ये कोड्स याद रखें, आगे वाले अब जो मॉडल हम डिस्कस करेंगे, जो फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे वहां पर इसका बहुत काम आएगा। अब ये आ गया हमारा जो मेन इन्होंने जो डिसीजन बनाया था, ये 7 क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। तो पहले 7 क्वेश्चन समझ लेते हैं और फिर क्वेश्चन के हिसाब से हम Y और N को समझने की कोशिश करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, इज द क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंपॉर्टेंट, कि सबसे पहली बात जो डिसीजन हम ले रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ डिसीजन इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ डिसीजन सिग्निफिकेंट ही नहीं होते। तो आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछना है किसी भी डिसीजन को लेते समय कि ये डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम लाइफ की बात करें तो हो सकता है कैरियर चॉइसेस के जो डिसीजंस होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट अगर कौन सा प्रोडक्ट हमें लेना है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर हम खरीदना चाहते हैं, खासकर कोई लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है,
कोई टूथपेस्ट हो गया, कोई शैम्पू हो गया, तो शायद हो सकता है आप किसी से ना पूछे, आप अपने लेवल पे उसका डिसीजन ले सकते हैं। तो दैट मीन्स कि वो डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहली चीज हो गई। सेकंड, इज टीम कमिटमेंट टू द डिसीजन इज इंपॉर्टेंट, कि क्या जो डिसीजन हमें लेना है वहां पे टीम की रिक्वायरमेंट भी है, क्या उस डिसीजन में टीम का कोई इंपैक्ट टीम पे पड़ रहा है, वो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन इज, डू यू हैव द इनफ इंफॉर्मेशन टू मेक द डिसीजन एट योर ओन लेवल। अब अगर आप अपने लेवल पे डिसीजन लेने का सोच रहे हैं, मतलब टीम का इन्वॉल्वमेंट नहीं जरूरी है, तो क्या आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन है, क्या आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है। ऑब्वियसली अगर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है तो आप डिसीजन ले सकते हैं, बट अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो ऑब्वियसली आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, इज द प्रॉब्लम इज वेल स्ट्रक्चर्ड, कि जो प्रॉब्लम पर आप डिसीजन लेने जा रहे हैं क्या वो प्रॉब्लम वेल डिफाइंड है, क्या उसका स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइंड है, आपको प्रॉब्लम पूरी तरह समझ में आ रही है। क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही तो ऑब्वियसली आपको लोगों से कंसल्ट करके उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लमली समझना पड़ेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ यू मेड द डिसीजन योरसेल्फ वुड द टीम सपोर्ट इट, अगर आपने अपने लेवल पे डिसीजन ले लिया तो क्या टीम का सपोर्ट आपको मिलेगा। अब हो सकता है कि टीम आपके अगेंस्ट हो जाए, हो सकता है टीम आपको सपोर्ट कर दे, कहे कि हाँ लीडर बहुत अच्छा है, डिसीजन ले सकता है अपने लेवल पे। ऑन द अदर साइड, सिक्स्थ क्वेश्चन इज, डज द टीम शेयर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, क्या जो टीम है वो इकट्ठे मिलकर ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ काम कर रही है या उनके इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स एडेड है। ये सिक्स्थ क्वेश्चन है। और फिफ्थ सेवेंथ क्वेश्चन इज, कंफ्लिक्ट अमंग द टीम ओवर डिसीजन लाइकली, क्या कंफ्लिक्ट होने के चांसेस हैं। तो ये वो 7 क्वेश्चंस हैं और इन 7 क्वेश्चंस को आप देख सकते हो, इनके आगे YN से डिनोशन दी हुई है, प्लस कोडिंग भी यूज हुई हुई है, A1 C2। ये जो कोडिंग है तो लीडरशिप स्टाइल है, और Y और N जो है वो येस और नो है। तो एक एक करके थोड़ा सा मैं 1-2 आपको समझाता हूं, उससे आपको सारा मॉडल समझ में आ जाएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, इज द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट। अब अगर मान लीजिए वहां पे 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो आपका आंसर येस होगा कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपका आंसर नो हो। अगर आपका आंसर नो है तो वहां पर 2 ऑप्शंस फिर क्रिएट हो जाते हैं कि अगर वो डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है, दैट मींस क्या वहां पे टीम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। तो अगर आप कहते हैं कि नो, तो वहीं पर फ्लोचार्ट खत्म, मतलब वो डिसीजन इतना तो कुछ इंपॉर्टेंट है ना ही वहां पर आपको टीम की रिक्वायरमेंट है, तो जो भी डिसीजन आपको सही लगता है वो ले लीजिए, सिंपल। ऑन द अदर साइड उसके अदर ऑप्शंस हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आपने कहा यस वो डिसीजन काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और वो आपको टीम के कमिटमेंट की भी रिक्वायरमेंट है, तो फिर यस आ गया यहां पर। अब अगर टीम की कमिटमेंट की इंपॉर्टेंट है तो क्या आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन है, तो हो सकता है आपके पास हो यस। अगर आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन है तो आप A2 के साथ जा सकते हैं। A2 का मतलब क्या था, A2 का मतलब था ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब लोगों से कंसल्ट करके थोड़ा बहुत जो उनसे इंफॉर्मेशन चाहिए वो लेकर के डिसीजन ले लेना। बट यहां पर अगेन आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप अपने लेवल पे डिसीजन ले रहे हैं तो क्या आपको टीम का सपोर्ट मिल रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरीके से ये फ्लो चार्ट नीचे की तरफ बढ़ता है। कोई और एक एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं इसको। फॉर एग्जांपल लेट्स अंडरस्टैंड, एक सबसे कॉम्प्लेक्स वाला मैं आपको समझाता हूं जहां से आपको और अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज योर डिसीजन वॉज इंपॉर्टेंट एंड योर टीम कमिटमेंट वॉज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वहां भी यस आ गया, बट आपके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं थी, यू डोंट हैव द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वहां पर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम स्ट्रक्चर्ड है या नहीं है। अब अगर हो सकता है प्रॉब्लम वहां पर स्ट्रक्चर्ड भी नहीं है, तो मतलब इंफॉर्मेशन भी नहीं है, स्ट्रक्चर्ड भी नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपको अगला क्वेश्चन पूछना पड़ेगा दैट इफ यू मेड द डिसीजन एट योर लेवल, टीम आपकी सपोर्ट करेगी। तो हो सकता है कि अगर आपकी टीम सपोर्ट करती है तब तो आप C2 के साथ बढ़ सकते हैं। C2 का मतलब कंसल्टेटिव 2। कंसल्टेटिव 2 का क्या मतलब था कि आपको लोगों को इकट्ठे बिठा के फिर उनसे डिसीजन करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ना तो इंफॉर्मेशन है ना तो आपकी प्रॉब्लम को प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल रहा है। बट लेट अस सपोज कि आपको यह भी पता है कि अगर मैं कोई डिसीजन लेता हूं तो वहां पर टीम का सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, तो यहां पर भी एक नो हो जाता है। तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचती है, फिर आपके पास ऑप्शन बचती है कोलैबोरेटिव की। आपको G2 करना पड़ेगा। G2 का मतलब क्या है कि आपको एक कोलैबोरेटिव डिसीजन, मतलब अपने टीम पर आपको छोड़ना पड़ेगा कि आप टीम अपने लेवल पे कोई डिसीजन को ले सकती है। तो बेसिकली ये एक डायग्राम है, एक फ्लो चार्ट है जो आपको ये एक्सप्लेन करता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में यस हो रहा है या नो हो रहा है। अगर यस हो रहा है तो हमें क्या करना है, अगर नो हो रहा है तो क्या करना है। प्लस जो लीडर है उसका जो स्टाइल है उसको भी कंसिडर किया गया है कि आपको A1 करना चाहिए, A2 करना चाहिए, C1 करना चाहिए, C2 करना चाहिए या G2 करना चाहिए। इस हिसाब से ये मॉडल आप समझ सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी 1-2 सिनेरियो को समझा दिया है, बाकी सिनेरियोस को आप खुद से एक बार समझ सकते हैं। कोई भी इशू आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या इशू आ रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर स्टूडेंट्स
सो दैट कि उनको भी बेनिफिट हो और इस मॉडल को समझने में उनको आसानी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी।